हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल के तीसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग साइंस न्यूमेरिकल देख रहे थे और उस कड़ी में हम लोगों ने पीछे के दो वीडियो सेशन में गति के समीकरण से संबंधित कंसेप्ट को समझा था और साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन को करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बल से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग बल की बात करते हैं तो नो डाउट बल के न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट चाहिए मेरे ख्याल से वो आप सबों के पास होगा। अगर नहीं है तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले शुरुआत करते हैं सर कि बल बोलते किसको हैं, फोर्स बोलते किसको हैं। तो नो डाउट आप सभी कहेंगे पुश और पुल दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। खिंचाव या धक्का जो वस्तु के स्थिति को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, बल कहलाता है। या आप सभी इसको प्योर हिंदी में क्या कहते हैं सर कि सर बल जो है वो एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है, एक प्रकार का पुश और पुल है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। आप कहेंगे सर नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो सर ये मार्कर यहाँ पे क्या है, खड़ा है, हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं भी नहीं जाएगा सर, ऐसे ही खड़ा रहेगा। लेकिन हम इस हाथ से इसको धकेल दे रहे हैं तो आप क्या कहेंगे सर कि आप धकेल रहे हैं, इस पर बल लगा रहे हैं, इसके चलते ये क्या हो जा रहा है सर, टेढ़ा हो जा रहा है। तो पहले इसकी स्थिति क्या थी सर, सीधा, और अब बल लगाने के बाद क्या हो गया सर, टेढ़ा हो गया। मतलब क्या हुआ सर कि बल जो है वो एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है, पुश और पुल है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या करता है सर, या तो परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, जब भी आप बल की परिभाषा को समझते हैं तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस लॉ से मिला है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस लॉ से मिला है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर हमेशा कि बल की परिभाषा डेफिनेशन न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिला है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिला है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र एक और खास बात ध्यान में रखेंगे कि फोर्स जो है वो आपके नेचर में कभी अकेले नहीं होता है। फोर्स प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सर बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। आप कहेंगे सर इसका क्या मीनिंग होता है, अकेले नहीं होता। अच्छा जरा सा आप एक एग्जाम्पल और देखो, ये मार्कर आपका सीधा है सर, हम इस पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना इधर से धकेल रहे हैं ना उधर से धकेल रहे हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन होगा। आप कहेंगे सर कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे हम इसको धकेलना चाहेंगे, मतलब क्या इस पे बल लगाना चाहेंगे, तो हमको इस वस्तु के संपर्क में आना होगा। बस यही संपर्क जो है ना, यही क्या कहता है कि बल जब भी प्रोड्यूस होगा तो दो वस्तु के संपर्क के चलते प्रोड्यूस होगा। बल आपका क्या होगा सर, जब भी उत्पन्न होगा चाहे जहां भी हो सर, तो दो वस्तु के आपस में संपर्क के चलते, इंटरेक्शन के चलते उत्पन्न होगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। बल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस चीज़ के बारे में कौन बता रहे थे सर, तो न्यूटन बता रहे थे। इसीलिए न्यूटन के सम्मान में बल का ऐसा यूनिट हम लोग न्यूटन भी लिखते हैं और उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे सर, आप सभी कहेंगे सर बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, तो आप कहेंगे सर 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। मेरे मित्र आप कहेंगे कि सर ये तो डेफिनेशन की बात थी, इसके नेचर की बात थी, यूनिट की बात थी, लेकिन हम लोग बल कैलकुलेट कैसे करेंगे, फोर्स निकालेंगे कैसे। तो भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि बल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं कि सर वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का जो त्वरण होता है उस दोनों को गुना कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है सर, उस वस्तु पर कितना बल लग रहा है ये चीज़ मिल जाता है। सो हम लोग लिखते हैं F = ma, या हिंदी में हम लोग इसको क्या लिखते हैं सर,
हिंदी में लिखते हैं सर बल इक्वल्स टू द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या लिखते हैं? द्रव्यमान गुना त्वरण। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? आप जो ये F इक्वल टू ma देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है सर? बल का व्यंजक कहा जाता है, या बल का इक्वेशन या बल का सूत्र कह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल के लिए व्यंजक न्यूटन के किस लॉ से प्राप्त हुआ है? तो आप सभी कहेंगे सर बल के लिए व्यंजक जो है ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से प्राप्त हुआ है। बल के लिए व्यंजक आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिला है, जबकि बल की परिभाषा आपको कहां से मिला है? तो सर न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आपको बल की परिभाषा मिला है। ये दो बहुत ही अहम बात था। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक और सवाल आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आपके क्वेश्चन में रहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर इतना है तो इस वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा? जबकि आपको बल निकालने के लिए तो फॉर्मूला F इक्वल टू ma मालूम रहता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में संवेग में परिवर्तन की दर से सवाल पूछा जाता है। कंफ्यूज होते रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सर आप सभी क्या कहते हैं कि सर न्यूटन के सेकेंड लॉ से, यानी कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोगों को बल का क्या मिलता है सर? व्यंजक मिलता है। तो जरा सा आप ये बताओ कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो आप सभी कहेंगे कि सर न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के क्या होती है? समानुपाती होती है, और ये परिवर्तन बल की दिशा में होती है। भाई मेरे, अगर कोई वस्तु का पहला संवेग P1 हो और दूसरा संवेग P2 हो, अगर किसी वस्तु का पहला संवेग P1 हो और दूसरा संवेग क्या हो सर? P2 हो, और t समय में ये परिवर्तन हो रहा हो, कितने समय में परिवर्तन हो रहा हो सर? t समय में परिवर्तन हो रहा हो, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार इस वस्तु पर कितना बल लग रहा होगा? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर F इक्वल टू P2 माइनस P1 अब बटा t। संवेग में परिवर्तन की दर P2 माइनस P1, ये दोनों को घटा दिए तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है ये पता चल गया, और टाइम से डिवाइड कर दिए तो संवेग में परिवर्तन की दर आ गया। अब ये आपका बल के लिए क्या हो गया सर? एक नया फार्मूला हो गया। और ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और इसीलिए हम लोग F इक्वल टू P2 माइनस P1 लिखते हैं। भाई मेरे जरा सा थोड़ा और गौर कर लेना, यहाँ पे आप लिख रहे हो F इक्वल टू P2 माइनस P1, तो P2 और P1 क्या है सर? आप कहेंगे संवेग है। अब बटा क्या लिख रहे हो सर? T लिख रहे हो। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे FT आ जाएगा। आप कहेंगे सर FT तो आवेग का फॉर्मूला हो जाता है। FT क्या हो जाता है सर? आवेग का फॉर्मूला हो जाता है। और अगर ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के FT आया है तो इक्वल्स में आप P2 माइनस P1 लिख सकते हो। अच्छा, P2 माइनस P1 क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर। भाई मेरे याद रखना, संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। तो आप घबराना नहीं कि सर ये P क्या है। P क्या है सर? तो संवेग है। P2 माइनस P1 क्या है? तो सर संवेग में परिवर्तन है। और ये FT क्या है सर? तो ये आवेग है। आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं सर, क्या कि वस्तु का जो आवेग होता है, वस्तु का जो आवेग होता है वो उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। वस्तु का आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। बाकी अब अगर आपको बल से संबंधित कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो आपको फोर्स निकालने के लिए हो, या फिर वस्तु का मास निकालने के लिए हो, या एक्सेलरेशन निकालने के लिए हो, या आपके क्वेश्चन में संवेग परिवर्तन से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल हो, अगर आपके पास इतना सा कंसेप्ट रहता है तो मेरे ख्याल से आप एक एक सवाल को आसानी से बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक की चीज़ों को समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल और आप सभी देखते ही आंसर कर चुके होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, और ये a त्वरण से क्या है सर? गतिशील है। इस पे बल कितना लगेगा? भैया आप कहेंगे सर F इक्वल टू ma हो जाएगा। तो सर देखिए ma ऑप्शन आपके किस ऑप्शन में है? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
मेरे मित्र ग्रुप डी एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है और आपने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस अच्छे से करा है तो मेरे ख्याल से आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आओगे, सारे क्वेश्चन को आप हल करके आओगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है। पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि निकाय 1 मीटर सेकेंड की चाल से गति करेगा, यानी कि सिस्टम 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगा। दूसरे में कहा जा रहा है कि निकाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। और चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हमारे जिस ऑप्शन में चाल या वेग होगा सर वो तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हम लोग बल के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं सर F = ma होता है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो चाल से तो लेना देना है नहीं, बल को किससे लेना देना है सर, तो त्वरण से लेना देना है। त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो पूछा जा रहा है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। भाई आपके क्वेश्चन में 10 न्यूटन दिया हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी दिया हुआ है, तो त्वरण ही ना हमको यहाँ पे निकालना है। भाई मेरे आप सभी कहेंगे, क्या कहेंगे सर कि वस्तु जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या होगी सर, आगे बढ़ रही होगी। तो आपका जो ऑप्शन सर सी है कि निकाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी, आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी क्या टिक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है और बड़े आसानी से आप बनाएंगे, बस आपको परेशान करने के लिए इसको घुमाया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। मान लीजिए कि ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान कितना है, 100 केजी है। क्वेश्चन के अनुसार इस 100 केजी वाले वस्तु का वेग जो है सर वो 5 मीटर पर सेकेंड से कितना हो जा रहा है सर, 15 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। और ये परिवर्तन कितना देर में हो रहा है, तो सर 5 सेकेंड में हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस वस्तु पर कितना बल लग रहा है, F = what। आप कहेंगे सर वस्तु का द्रव्यमान तो दिया हुआ है लेकिन त्वरण नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा। भाई मेरे त्वरण नहीं दिया हुआ है लेकिन डेटा दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड कितना देर में हो रहा है सर, 5 सेकेंड में हो जा रहा है। मतलब वस्तु का जो पहले वाला वेग है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग है, यानी कि u कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कितना हो जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड सर। अंतिम वेग कितना है सर, तो सर आप कहेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे के क्लास में बताए हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम कितना लग रहा है सर, 5 सेकेंड। तो आप बताओ त्वरण नहीं निकलेगा इसका, आसानी से निकलेगा। और जब त्वरण निकल जाएगा तब बल नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर। F = होता है ma और आपको मालूम है कि A = होता है v - u/t। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। देखिए F = क्या हो जाएगा, तो सर 100 केजी गुना अंतिम वेग कितना है, 15 मीटर, और आपका प्रारंभिक कितना है, 5। टाइम कितना लग रहा है सर, 5 सेकेंड। भाई मेरे ये हो जाएगा 100 गुना 15 में से 5 गया 10 बटा 5, 5 दूना 10। आपका आंसर कितना होगा सर, 200 न्यूटन। कितना हो जाएगा सर, 200 न्यूटन। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है
बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है। आप कहेंगे सर हमारे क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? 100 न्यूटन दिया हुआ है। वस्तु का द्रव्यमान कितना, m कितना दिया हुआ है सर? तो सर 50 केजी दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? तो वस्तु का त्वरण पूछा जा रहा है, यानी कि a इक्वल टू व्हाट ना बनेगा, आसानी से बनेगा। सर F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। F के जगह आप 100 न्यूटन को रख दीजिए, मास के जगह 50 केजी को रख दीजिए, a की जगह ऐसे रख दीजिए। कितना हो गया सर? तो आप कहेंगे a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? बड़ा ही आसान सा सवाल है, बस क्वेश्चन को समझिएगा, सवाल आप अपने आप कर लेंगे। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई कार है, मान लीजिए कि ये आपका एक कार है। ये क्या है सर? एक कार है और ये जो है ये 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। मीटर पर सेकेंड में लाएंगे, क्या करेंगे सर? 5/18 से गुना करेंगे। 18 चौका कितना हो जाएगा? 72। 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कि कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या हो रहा है सर? चल रहा है। फिर कहा जा रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकेंड लगते हैं। जब जैसे ही हमने इस पे ब्रेक लगाया, इस पे जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो ये क्या होगा सर? यहाँ पे रुक जाएगा। कितना देर में रुकेगा सर? तो सर 4 सेकेंड में रुकेगा। कितना देर में रुकेगा सर? 4 सेकेंड में। अच्छा आप ये बताइए कि जब आपका कार रुक जाएगा तो उसका वेग क्या होगा? आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा। ये प्रारंभिक वेग होगा कि अंतिम वेग? तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो अंतिम वेग होगा। प्रारंभिक वेग तब होता है जब कार चलना स्टार्ट करता है। यहाँ पे तो हम ब्रेक लगा के रोक रहे हैं, तो ये कार का क्या हो जाएगा सर? अंतिम वेग हो जाएगा। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में पहले से कहा गया था क्या कि एक कार जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, यानी कि कार का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है सर? 20 मीटर पर सेकेंड है। कार का प्रारंभिक वेग कितना है सर? 20 मीटर पर सेकेंड। और अंतिम वेग कितना है सर? 0। और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो कितना टाइम लेता है कार रुकने में? 4 सेकेंड का। तो यहाँ पे त्वरण होगा या मंदन होगा? भाई मेरे हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मिले कि गाड़ी में ब्रेक लगाया, ट्रक में ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से पहले जो किसी गाड़ी की, चाहे कार की या ट्रक की जो वेग होती है वो क्या कहलाती है? प्रारंभिक वेग कहलाती है। और ब्रेक लगाने के बाद जो वेग होती है वो क्या कहलाती है? अंतिम वेग कहलाती है। और अमूमन हर एक क्वेश्चन के केसेस में, जिस क्वेश्चन में भी ब्रेक लगाया जा रहा है उसमें कार का, गाड़ी का अंतिम वेग क्या होगा सर? 0 होगा, अगर ब्रेक लगाया जा रहा होगा तब। अगर 0 नहीं होगा तो वहां पे आपको वेग को मेंशन कर दिया जाएगा। मेरे मित्र आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कार का द्रव्यमान 1000 केजी है, कार का द्रव्यमान कितना है सर? 1000 केजी है, तो ब्रेक द्वारा कार पर कितना बल लग रहा है, ये चीज आपको बताना है। भाई मेरे बड़ा ही आसान सा सवाल है। आप कहेंगे सर F इक्वल टू ma से आराम से ये बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा सर, यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि कार का द्रव्यमान ये दिया हुआ है और हमको यहाँ पे निकालना क्या है सर? हमको यहाँ पे त्वरण निकालना होगा। तो सर त्वरण जब निकालेंगे तो हम कहेंगे a इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है। कोई मसला नहीं है सर आपके पास। अंतिम वेग कितना है? 0। प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है सर? 4। तो आप बताइए a इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर माइनस 20/4, 4 पंच 20। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे भाई ध्यान में रखना कि ब्रेक लगाने के बाद किसी भी गाड़ी में, ब्रेक लगाने के बाद जब वो रुकती है तो किसी भी गाड़ी में त्वरण नहीं होती है। क्या होती है सर? मंदन होती है। क्या होती है? मंदन होती है, रिटार्डेशन होती है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मंदन बोलते किसको हैं? तो सर ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है?
ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है सर? मंदन बोला जाता है। और ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है सर? कार का जो वेग है वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? तो आपके पास त्वरण भी है और गाड़ी का मास भी है, आप आराम से निकाल सकते हैं। सर 1000 गुना कितना हो जाएगा? 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 10⁻3। 1000 को तो हम लिख ही सकते हैं सर, ये बटा नहीं है सर, आप लोग बटा मत समझ जाना। 1000 को हम 10⁻3 लिख ही सकते हैं, गुना 5 कर सकते हैं। अगर हम इसको और सटीक करके 5.0 × 10⁻3 लिख लें तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि आपका जो आंसर है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप बताइए कि आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा है सर। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि कोई कार पहले से 72 किलोमीटर/आवर के स्पीड से चल रही थी, हमने उसका यूनिट चेंज करके किस में ले आया सर? मीटर पर सेकेंड में ले आया। जब चल रही थी तो उसकी प्रारंभिक वेग कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कार रुकेगी, अंतिम वेग कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ब्रेक लगाने की कितना देर बाद कार रुक जा रही है? 4 सेकेंड बाद। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया सर? मंदन निकाल लिया, रिटार्डेशन निकाल लिया। और सर उसी रिटार्डेशन को हमने क्या किया? कार के द्रव्यमान से गुना कर दिया, कार पे कितना बल लग रहा है ये चीज निकल गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है। तो भाई बल लिख ले, F कितना है? 20 न्यूटन। फिर कहा जा रहा है और यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है। मतलब त्वरण दे दिया है कितना सर? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? m = वाट। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल ही आसानी से बनेगा। क्यों बनेगा सर आसानी से? तो आप सबों को मालूम है F = ma होता है। तो बल के जगह आप 20 को रखिए, 20 न्यूटन को रखिए। मास आपको निकालना ही है सर। त्वरण कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 दाएं के कितना हो जाएगा? 20। तो m = कितना हो गया? 10 kg। आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है जब 2 समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है डैश। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2 गुना, 0, 4 गुना, 3 गुना। क्या होगा इसका आंसर? बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब 2 समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो तो बल का परिमाण क्या होगा? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बोर्ड पे। मान लीजिए कि ये आपका कोई सिस्टम है, कोई निकाय है या फिर कोई वस्तु है। इस पे एक लड़का क्या कर रहा है सर? इधर से इसको खींच रहा है। कितना न्यूटन का बल लगा करके? 5 न्यूटन का बल लगा करके। दूसरा लड़का जो है वो इधर खींच रहा है सर। कितना न्यूटन का बल लगा करके? तो सर 5 न्यूटन का बल लगा के। क्वेश्चन के अनुसार जो बल लग रहा है सर वो विपरीत दिशा में है और दोनों बल का मैग्नीट्यूड परिमाण क्या है सर? समान है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा? 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 0 होगा, क्या होगा? तो मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि जब 2 बल समान परिमाण के एक दूसरे के विपरीत लग रहा हो तो परिणामी बल क्या होता है सर? 0 होता है। परिणामी बल क्या होता है सर? 0 होता है। आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइए कि ये 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है और ये 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो वस्तु में कोई गति होगा? ना तो वस्तु इधर आएगा और ना ही वस्तु इधर जाएगा। मतलब वस्तु आपका यहाँ का यहाँ क्या होगा सर? बना हुआ रहेगा, अपनी स्थिति में बना हुआ रहेगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे सर, या नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे सर? पहला पॉइंट में कि संतुलित बल, ये दोनों तरफ बल विपरीत दिशा में लग रहा है लेकिन समान है, तो इस टाइप के बल को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित बल। और एक बल आपका वो होता है जो असंतुलित होता है, जैसे कि ये लड़का इधर से मान लीजिए कि 2 न्यूटन के बल से खींच रहा है और कोई लड़का है जो इधर से सर 5 न्यूटन के या 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है सर इधर, तो आपका ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? आप कहिएगा सर जिधर ज़्यादा बल लगाएगा उधर जाएगा। तो दोनों तरफ बल समान है सर? समान नहीं है, लेकिन दिशा दोनों का विपरीत है। तो इस बल को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे हम लोग कहेंगे सर असंतुलित बल लग रहा है। क्या लग रहा है? असंतुलित बल लग रहा है।
जिसके चलते वस्तु में क्या हो जा रही है सर, गति उत्पन्न हो जा रही है, और जिधर ज़्यादा बल लग रहा है वस्तु उधर ही गति कर रही है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि संतुलित बल वस्तु के गति का कारण नहीं बनता है। संतुलित बल वस्तु के गति का, यहाँ पे गति का कारण नहीं बनता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तब आप कहेंगे सर किसी भी वस्तु के गति का कारण क्या होता है, तो सर असंतुलित बल किसी वस्तु का गति का कारण होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल किसी वस्तु में गति का कारण होता है। गति का क्या होता है सर, कारण होता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र, अगर आपके क्वेश्चन में ये दे दिया जाता कि किसी निकाय पर दो लड़के के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है एक ही दिशा में, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक सिस्टम है और यहाँ से ये एक लड़का बल इस पे लगा रहा है 2 न्यूटन का, और एक लड़का इस पे इसी डायरेक्शन में बल लगा रहा है सर 3 न्यूटन का, और आपसे पूछ लिया जाता कि परिणामी बल कितना लग रहा है, तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा सर, 5 न्यूटन आएगा। तो सर इस पर परिणामी बल कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर बल का मैग्नीट्यूड परिमाण समान हो और दोनों विपरीत दिशा में लग रहा हो तो संतुलित बल होगा और वहां पे परिणामी बल 0 होगा। और अगर एक ही दिशा में बहुत ज्यादा बल लग रहा होगा तो सारे बल का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा सर, परिणामी बल कहलाएगा। और असंतुलित बल के चलते किसी वस्तु में गति उत्पन्न होगा, जबकि संतुलित बल किसी वस्तु में गति उत्पन्न नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है बड़ा ही आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, उस पर कारणित बल क्या होगा। भाई मेरे, आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है सर, 15 केजी। त्वरण कितना दिया हुआ है, तो सर त्वरण दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल पूछा जा रहा है तो दोनों को गुना कर दीजिए, 15 गुना 5 कितना हो जाएगा, 75 न्यूटन लग रहा है। तो सही आंसर सर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा जा रहा है आपसे, बहुत ही आसान सा सवाल है, और अभी जो मैंने आपको संवेग में परिवर्तन वाला फार्मूला बताया उसी फार्मूला पे आपका बनेगा। ये क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल कितना होगा। भाई मेरे, आपके क्वेश्चन में समय दे दिया गया है, कितना सर, तो सर समय दे दिया गया है 0.02 सेकेंड। अच्छा, 0.02 सेकेंड में वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, संवेग में परिवर्तन मतलब क्या कि P2 माइनस P1 कितना हो रहा है सर, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 केजी मीटर पर सेकेंड, 10 केजी मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड काहे लगाए, तो भाई बात संवेग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, संवेग की। अब फार्मूला क्या होता है संवेग का, mv। तो आपका मास होगा केजी में, अब वेग कितने में होगा सर, मीटर पर सेकेंड में, तो संवेग का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में सर 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड का क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस पे बल कितना लग रहा है अभी ना बताएं सर, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अब बटा T। P2 माइनस P1 कितना है 10, समय कितना है सर 0.02, लीजिए यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, नीचे 100 हो जाएगा सर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 बटा क्या हो जाएगा सर, 100 बटा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा सर आपका 1000 बटा 2, कैंसिल होगा। कितना बल लग रहा है सर जी, आप कहेंगे 500 न्यूटन। तो सही आंसर सर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा। आपका ऑप्शन है 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर ये प्रतिरक्षा बल क्या होगा। तो मेरे भाई, प्रतिरक्षा नाम से ही स्पष्ट है, अपने रक्षा में जो आप बल लगाते हैं। आप कहेंगे हम अपने रक्षा में क्यों बल लगाएंगे, अरे भाई आप खड़ा हैं सीधे और उधर से कोई पगला कुत्ता आ रहा है और सीधे आप पे छरप गया, तो आप क्या करेंगे, आप उसको धकेलेंगे। तो कुत्ता भी आपके तरफ बल लगाएगा, आप भी उसको
उधर धकेलना चाहेंगे, मतलब दोनों ओर क्या कर रहे हैं सर, विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर से आ रहा है, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे सर, आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रोकना चाहेंगे, ऐसे बल लगाएंगे। तो जब आप इधर से बल लगा रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट आपका इधर से आ रहा है वो जो बल लगा रहा है आप पे, तो दोनों की दिशा में आप क्या देख रहे हैं सर, एक सीधी रेखा बन रही है। क्या हो रहा है सर, सीधी रेखा बन रही है। और आपको मालूम है कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, आप बताइए तो सर। आप सभी कहेंगे सर 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए ना, कि मान लीजिए कि आप सीधे खड़े हैं कहीं किसी जगह पे और उधर से कोई चीज़ गिरता हुआ बहुत तेजी से आपके पास आ रहा है, तो आप ऐसे हाथ लगाते हैं अचक से तुरंत। तो ये जो हाथ लगा रहे हैं मतलब क्या, आप बल लगा रहे हैं किसके डायरेक्शन में सर, तो जो आपका वस्तु आ रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में। तो कैसे लगाइएगा सर, तो ये सीधे लगेगा बल, और जो आपका उधर से आ रहा है वस्तु उसके डायरेक्शन में होगा। तो सर डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा सर, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, सीधी रेखा बनेगा, 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो सही आंसर सर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी सवाल थे आप उनको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के प्रश्न अगर आपको दोबारा मिल जाए तो उसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई चाहते हैं साइंस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करें तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेज में रात के 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक। इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।